बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, in the previous two classes we had studied about the process of digestion in the oral cavity and stomach. In the very last class we have studied about the function of stomach in digestion. Okay, today we are going to study about functions of intestines. Okay, what we are going to study about the function of intestines. There are two types of intestine. Number one, small intestines, and number two, large intestines. Okay, आज हम intestines के functions के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि intestines डाइजेशन के प्रोसेस में किस तरह या क्या किरदार अदा करती हैं। ओके, तो आप जानते हैं जूनियर क्लासेस में आपको कई मर्तबा ये पढ़ाया जा चुका है कि इंटेस्टाइन्स दो तरह की होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स। और ये भी आपको वाज़ेह किया गया होगा कि स्मॉल और लार्ज में फर्क क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं और जो दूसरी है लार्ज इंटेस्टाइन उसको लार्ज क्यों कहते हैं। याद है क्या फर्क बताया गया था? दोनों में बुनियादी फर्क जो है वो ल्यूमेन का है, डायमीटर का है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो स्मॉल होता है, कम होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका डायमीटर ज्यादा होता है या उसका ल्यूमेन ज्यादा होता है। ओके, तो ल्यूमेन के हिसाब से, जबकि दोनों में लंबाई के लिहाज से कौन बड़ा है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लेंथ के लिहाज से ज्यादा है। ओके, लेकिन डायमीटर कम है। स्मॉल इंटेस्टाइन पतला पाइप है यूं समझ लें, और लार्ज इंटेस्टाइन मोटा पाइप है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है। तो इमेज में जरा देखिए आप, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक के बाद जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है और ये जो पतला पाइप कॉइल होकर दरमियान में रखा हुआ है ना ये, और जहां तक लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है सीकम, वहां तक का पूरा जो एरिया है, जो पतला पाइप है, ये कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसे बजाते खुद तीन पार्ट्स में तकसीम किया जा सकता है। इसका जो सबसे पहला है जो एस शेप पार्ट है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला जो एस शेप पार्ट है इसे कहते हैं डोडीनम। क्या कहते हैं? डोडीनम। ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेस लॉन्ग होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट है जिजुनम, नजर आ रहा है इमेज में आपको, और उसके बाद थर्ड पार्ट इलियम। ओके, ये इलियम जो है वो थोड़ा छोटा पार्ट है, बाकी डोडीनम और जिजुनम ये तवील हिस्से हैं, इमेज में आपको नजर आ रहे होंगे। तो हमारा तो काम यहाँ सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन को पढ़ना है, हमने एनाटॉमी भी आपको इजाफी तौर पे बता दी है। तो बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन में क्या किरदार अदा करती हैं। एक बात सुन लें जो इस पूरी बात का खुलासा है जो आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का अमल मुकम्मल होता है। माउथ से जो डाइजेशन का अमल शुरू हुआ था वो कहाँ मुकम्मल होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मुकम्मल हो जाता है। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड की एब्जॉर्प्शन का अमल होता है। ये जूनियर क्लासेस में भी आपको बहुत बार बताया जा चुका है। ओके, तो बुनियादी तौर पर दो फंक्शन तो अपने जहन में बिठा लें कि डाइजेशन का अमल मुकम्मल कहाँ होना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन का अमल वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है। अब डिटेल्स से देख लेते हैं, डिटेल्स में देख लेते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स को यहाँ डाइजेस्ट किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स काइम फ्रॉम स्टमक। आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि स्टमक में खाने का जो पेस्ट बनता है उसे क्या कहते हैं? काइम। ये काइम कहाँ आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो उसका पहला पार्ट है डिडोनम, वहां से ये होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता इंटेस्टाइन में ट्रैवल करता है
और यहाँ पर इसके साथ किसको मिक्स किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 secretions act on food। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 secretions हैं, 3 अलग-अलग तरह की secretions हैं जो फूड में शामिल होती हैं और डाइजेशन में अपना किरदार अदा करती हैं। ये तीनों सिक्रीशंस क्या होती हैं और कहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं उसको भी जरा देख लीजिए। इमेज में जरा आप देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पतली सी जो है वो नाली आ रही है, नजर आ रही है, एक नाली खुल रही है ड्यूडेनम में। इसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहते हैं इसे? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो आप अगर ऊपर देखें तो इसके 2 शाखें हैं। एक इसकी शाख लिवर पे जा रही है, ओके, और एक पैंक्रियास पर। तो पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों आपस में मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं और इस कॉमन बाइल डक्ट के जरिए बाइल और पैंक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पहले हिस्से यानी ड्यूडेनम में आता है। क्या किरदार है इन दोनों का? बाइल फ्रॉम लीवर, ठीक है, बाइल कहां से आता है भाई? लीवर में तैयार होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। क्या फंक्शन है इसका? इमल्सिफाइज फैट्स। बाइल का काम क्या है? इमल्सिफाइज फैट। ये जो फैट है, जो चिकनाई है ना, इसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ये डाइजेस्टिबल नहीं होते। बाइल ये करता है कि इन फैट के जो ड्रॉपलेट्स हैं या जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं इनको माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स में तब्दील कर देता है। क्या करता है भाई? बाइल फैट के जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, उनके साथ क्या करता है बाइल? उन्हें छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, या यूं कह लें कि एक झागदार मटेरियल में फैट्स को ये तब्दील कर देता है और ये अमल कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये काम कौन करता है? बाइल। बाइल कहां से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? लिवर से। तो पहला काम ये होता है कि बाइल फैट्स को इमल्सिफाइज कर देता है, उन्हें डाइजेस्टिबल बना देता है, ओके। उसके बाद दूसरा जो जूस यहाँ पर आया था, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास कंटेन 3 इंपोर्टेंट एंजाइम्स, ओके। पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं जो अलग-अलग डाइजेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। तो 3 एंजाइम होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में जो अलग-अलग डाइजेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। नंबर 1 है ट्रिप्सिनोजिन। व्हाट आई कॉल? ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ट्रिप्सिनोजिन जो एंजाइम है पैंक्रियाटिक जूस में, वो किसे डाइजेस्ट करता है? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन की डाइजेशन का अमल स्टमक से शुरू हुआ था, वहां पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी ना। अब इस चेन को मजीद तोड़ने का काम या डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? ट्रिप्सिनोजिन, ओके। उसके बाद दूसरा एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में लाइपेज। लाइपेज डाइजेस्ट लिपिड्स। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? लिपिड्स को। वो फैट्स जिन्हें बाइल ने एमल्सिफाइज किया था उसे डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? लाइपेज एंजाइम, ओके। और उसके बाद तीसरा एंजाइम पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ओके। या हम इसको एमाइलेज भी कहते हैं क्योंकि पैंक्रियास से आता है तो इसलिए पैंक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। एमाइलेज का फंक्शन हमने आपको ओरल कैविटी में भी बताया था। किसके ऊपर फंक्शन है एमाइलेज का? एमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। तो इस तरह फूड के जो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, तीनों की डाइजेशन का अमल यहां स्मॉल इंटेस्टाइन्स में तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। तकरीबन कहा है मैंने, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है क्योंकि एक सिक्रीशन और है, वो है इंटेस्टिनल जूस, ओके। इंटेस्टिनल जूस इंटेस्टाइन्स की दीवारों से निकलते हैं और इसमें भी इसी तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट करने वाले, ओके। तो इंटेस्टिनल जो जूसेस हैं इसके एंजाइम डाइजेशन के अमल को मुकम्मल कर देते हैं। तो इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन्स में
फूड के जो 3 मेजर कंपोनेंट थे जिनको डाइजेस्ट करना था, फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, तीनों की डाइजेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है। और उसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टीन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, विलाई, क्या कहते हैं इन्हें, विलाई। ये बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये माइक्रोस्कोपिक साइज के हैं, माइक्रोस्कोप, आम आंख से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोपिक साइज होता है। तो मिलियंस ऑफ विलाई आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ओके, विलाई जो है वो एक प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर है विलस। ओके, तो आपको जो इमेज नजर आ रही है ये विलस है, सिंगुलर है ना, एक ही है ये। तो मिलियंस ऑफ विलाई आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और जो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम है वो ये विलाई परफॉर्म करते हैं। इनके ऊपर जो सेल्स की लाइनिंग है, जो इनकी एपिथेलियम है, वो सिंगल सेल होती है, आपने पढ़ी थी ना एपिथेलियम, तो सिंगल सेल लाइनिंग होती है और इसमें ब्लड सप्लाई होती है बड़ी मिकदार में, और उसके साथ साथ इसका राब्ता जो है वो लिम्फ के साथ भी होता है, एक लिम्फ वेसल भी होती है जो आपको दरमियान में नजर आ रही है। तो ये जो विलाई है ये फूड के जो तीनों कंपोनेंट्स हैं और उसके साथ साथ विटामिन्स हैं, इनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि इनके जरिए, इनसे गुजरकर फूड के ये कंपोनेंट या डाइजेस्टेड फूड किस में शामिल हो जाता है, ब्लड में। ओके, विलाई क्या करते हैं, फूड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं। फूड के जो मोनोमर्स हैं, प्रोटीन का मोनोमर, अमाइनो एसिड, लिपिड का फैटी एसिड, और कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर या उसका यूनिट होता है शुगर। ओके, तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं और उसके साथ साथ विटामिन्स हैं, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होकर ब्लड में शामिल हो जाती हैं। लेकिन सेल्स को भेजने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का सिस्टम बनाया है कि सेल में ये फूड पार्टिकल जाने से पहले लिवर को भेजे जाते हैं। लिवर इनको मजीद जो है वो रिफाइन करता है और इनमें जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं उनको डिटॉक्सिफाइज करता है, ये अपने पास रोक लेता है और सेल्स में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से साफ शुदा जो खाने के मॉलिक्यूल्स हैं वो रवाना कर दिए जाते हैं, जिनके जरिए एनर्जी बनाने का अमल होता है या नए सेल बनाने का अमल होता है। तो इस तरह डाइजेशन का अमल जो ओरल कैविटी में शुरू हुआ था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मुकम्मल हो जाता है, और यहीं से जो मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन का काम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मुकम्मल हो जाता है। तकरीबन जो एब्जॉर्प्शन का अमल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में मुकम्मल हो जाता है। कुछ चीजें रह जाती हैं जैसे वाटर, और वाटर में जो डिसॉल्व मिनरल्स हैं ये चीजें रह जाती हैं। तो उसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है और वाटर और मिनरल्स हैं इन्हें लार्ज इंटेस्टाइन में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ओके, अब जरा लार्ज इंटेस्टाइन को भी देख लें। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं बजाते खुद। एक मोटा सा पाइप आपको नजर आ रहा है, आपकी किताब में भी इसकी तस्वीर बनी हुई होगी पेज नंबर 166 पर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के 3 मेजर पार्ट्स हैं। नंबर 1 सीकम, नंबर 2 कोलन एंड नंबर 3 रेक्टम। These are the 3 major parts of large intestine. ओके, जहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है ना, ये मोटा सा जो फूला हुआ हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये हिस्सा कहलाता है सीकम। क्या कहलाता है? सीकम। सीकम के ऊपर ही अपेंडिक्स भी लगा हुआ होता है। नाम सुना है आपने अपेंडिक्स? अपेंडिक्स भी सीकम पर ही लगा हुआ होता है। जो कार्निवोर हैं या जो ओमनिवोर्स हैं इनमें अपेंडिक्स का डाइजेशन में कोई खास किरदार नहीं है, लेकिन ये हर्बीवोर में बहुत एक्टिव होता है, वहां ये सेलुलोज की डाइजेशन में मदद देता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम, उसके बाद जो इतना मोटा पाइप ये तवील सा है ना पूरा जो फैला हुआ है 3 तरफ, ये कहलाता है कॉलोन। और कॉलोन क्योंकि एक बड़ा हिस्सा है तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ हिस्सा है वो कहलाता है असेंडिंग कॉलोन, और उसके बाद दरमियान वाला ट्रांसवर्स कॉलोन, और जो उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है हिस्सा रेक्टम की तरफ, ये कहलाता है डिसेंडिंग कॉलोन। ओके,
और उसके बाद ये जो आखिरी हिस्सा है, एक और फुला हुआ मोटा सा हिस्सा, ये कहलाता है रेक्टम। क्या कहलाता है? रेक्टम। अब बात करते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन में क्या किरदार अदा करती है। मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का अमल मुकम्मल हो चुका, तो इसका मतलब है कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का अमल नहीं होता। मैंने कहा कि एब्जॉर्प्शन का अमल भी वहां पर मुकम्मल हो चुका तकरीबन। ओके, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ये सारे वहां एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब जो चीज बची है जो लार्ज इंटेस्टाइन में आई है वो है वाटर एंड मिनरल्स और अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद जो बकिया अनडाइजेस्टेड फूड है उसे रेक्टम में भेज दिया जाता है। ये रेक्टम में फीसिस की सूरत में स्टोर होता रहता है। फीसिस, ओके, तो ये फीसिस की सूरत में वहां स्टोर होता रहता है। उसके बाद इसे बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, यानी इजेस्ट कर दिया जाता है। याद है ना, इजेक्शन, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने का अमल। तो ये वहां से एनस के जरिए इजेस्ट कर दिया जाता है, एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। तो इस तरह एलिमेंट्री कैनाल के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं, ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन तीनों में डाइजेशन का अमल मुकम्मल होता है और उसके साथ साथ अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर किया जाता है। और जब वो स्टोर का जखीरा बढ़ जाता है तो उसे बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है फीसिस की सूरत में। ओके, तो इस तरह डाइजेशन का अमल एलिमेंट्री कैनाल में मुकम्मल हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी मुकम्मल हो गया। हमारे जो टॉपिक इसमें पढ़ने के थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे मुकम्मल पढ़ लिए। फिलहाल हमें इसमें यही टॉपिक पढ़ने थे, एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा डाइजेशन इन मैन। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी पीडीएफ फाइल भी आप लोगों के पास भेज दी जाएगी। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इस लेक्चर को तवज्जो से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी किताब में हाईलाइट करेंगे और उसके साथ साथ जो पीडीएफ फाइल आपको भेजी जाएगी तो रजिस्टर में अपना काम मुकम्मल करेंगे। ओके, तो इंशाल्लाह अब आपसे फिजिकल क्लासेस में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।